नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। देखिए दोस्त, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो पीसीएस की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं। पीसीएस कुछ भी, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे कोई भी ऐसा बड़ा एग्ज़ाम या बड़ी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें मेंस या पीटी में दोनों में जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। आज का विषय है अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। देखिए, बंगाल के बारे में बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये स्पेक्ट्रम का। और आप कोई भी इतिहास की पुस्तक ले लें तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बिना समय गंवाए हुए। देखिए, हमें बस कैसे हम लोग याद रखते हैं चीज़ों को, कैसे हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं उस पर। देखिए दोस्त, मैं भी तैयारी करता हूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, आपके साथ मैं तैयारी करना चाहता हूं एक डिस्कशन के तौर पे। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसमें इन 8 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, बंगाल विजय खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले तो हमें जानना होगा कि बंगाल की पूर्व स्थिति कैसी थी। बंगाल की पूर्व स्थिति कैसी थी, कौन से नवाब काम कर रहे थे, किस प्रकार बंगाल में ऐसी सिचुएशन आई। दूसरा हम पढ़ेंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेज का कैसा संबंध था, किस प्रकार जो है दोनों में टकरार हुई और किस प्रकार जो है अंग्रेज उस पर हावी हुए। अंग्रेज़ों से शत्रुता के कारण क्या थे, अंग्रेज़ों से शत्रुता के क्या कारण थे, किन कारणों से सिराजुद्दौला अंग्रेज का शत्रु बन गया, उसके लिए। उसके बाद अलीनगर की संधि, दोनों में युद्ध हुए और अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि के बाद संधि का जो है संधि का क्या कहते हैं, विरोध किया गया। संधि का एक कहते हैं उल्लंघन किया गया और तब उसके एवज में जो है प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, इसके बारे में। उसके बाद मीर जाफ़र, तब आया मीर कासिम और किस प्रकार मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है कदम उठाएं, कुछ नीतियां बनाई और अंग्रेज़ फिर गुस्सा हुए, वो उससे काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुए और अंग्रेज़ों ने खदेड़ दिया मीर कासिम को। और मीर कासिम चला गया अवध और अवध में जाके उसने मुग़ल और अवध के शासक से मिलकर तीनों की एक संयुक्त सेना बनाकर फिर से युद्ध किया, जिसको हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो बक्सर का युद्ध हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं एक एक टॉपिक पे। देखिए, आपको सारा याद हो जाएगा, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम की किताब से पढ़ी है, तो उसमें तो बहुत चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमें याद करने हैं और हमें नोट्स बनाने हैं, हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्त। तो पहली चीज़ है हमारा बंगाल की पूर्व स्थिति। चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश विजय से पहले बंगाल की स्थिति कैसी थी। तो बंगाल एक समृद्धशाली प्रदेश था। चूंकि वह तटीय इलाके में था तो समुद्री व्यापार की संभावनाएं बहुत अधिक थी। अंग्रेज जो है बंगाल के व्यापारिक क्षमता के कारण जो है बंगाल में अपना डेरा डालना चाहते थे, बंगाल में किलेबंदी करना चाहते थे। तो उस समय यूरोप का जो भारत से व्यापार होता था उसमें 60% व्यापार कहाँ से होता था। मैं WB लिख देता हूँ, बंगाल समझ लीजिएगा, मैं बंगाल लिख देता हूँ, BANG लिख देता हूँ, ठीक है। यूरोप का 60% व्यापार जो है वह कहाँ से होता था, बंगाल से होता था, ठीक है। और बंगाल से क्या क्या चीज़ें होती थी, तो वो होती थी चीनी, शोरा। आप कहेंगे शोरा तो बिहार में, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत थे। पहले देख लेते हैं चीनी, शोरा, उसके बाद सूती कपड़े, चीनी, शोरा, सूती कपड़े, उसके बाद नील, है ना, मसाले इत्यादि। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनका व्यापार जो है वहाँ से होता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ थी कि उस समय संयुक्त प्रांत था। इसमें क्या था, बंगाल की पूर्व स्थिति कैसी थी, तो संयुक्त प्रांत था। क्या था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। संयुक्त प्रांत मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत में आते थे, बंगाल में। तो इस हिसाब से भी बहुत बड़ा प्रदेश कैप्चर करता था, जिसका एक बंगाल विभाजन इसका एक कारण भी था। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है कैप्चर करता था, इसके हिसाब से समृद्धशाली था। दूसरी चीज़ कि सबका जो कमांड है, सबका कमांड, पूरे संयुक्त प्रांत का कमांड, जैसे कैसे हमारा कमांड, हमारे देश का कमांड अभी जो है मुख्य सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं और
वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में है, और जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में। उसी प्रकार जो है एक जो केंद्रीयकृत शक्ति थी वह मुगल शासक थी, मुगल शासित प्रदेश था यह। और मुगल शासक क्या करते थे, वहाँ पे कोई नवाब रखते थे। कैसे यहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं और राज्य को चलाते हैं, वैसे ही वहाँ पे नवाब रहते थे। तो नवाब के अधीन बंगाल रहता था, और नवाब किसके अधीन रहते थे, मुगलों के अधीन। और मुगल जो है का यहाँ पे आज्ञा चलती थी। जो भी मुगल फरमान देते थे अंग्रेजों को, अंग्रेज यहाँ पे आके अप्लाई करते थे। आप लोग जानते हैं 1717 में ही जो है फारुखसियर ने जो है एक गोल्डन कह सकते हैं उसको, सुनहला फरमान दिया था कि आप खुला व्यापार कर सकते हैं, आप अपनी नीति बना सकते हैं। तो बहुत सारी छूटें मिली थी, जिसके कारण बंगाल को काफ़ी नुकसान हो रहा था, काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो ये स्थिति थी बंगाल की, ठीक है। ये स्थिति थी व्यापारिक स्थिति। ये कौन सी स्थिति थी, व्यापारिक स्थिति। और इसी व्यापारिक क्षमता के कारण, इसी व्यापारिक क्षमता के कारण जो है अंग्रेज बंगाल पे जो है लट्टू थे, बंगाल को अपने वश में रखना चाहते थे। ये चीज़ हो गई, ये तो व्यापारिक हो गया। इसके बाद अब देखते हैं कि वहाँ पे शासन किसका चल रहा था। अब इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे किसका शासन चल रहा था, आखिर कौन था वहाँ पे जो ऐसी स्थिति। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि एक काल था 1700 से 1727 तक मुर्शीद अली खां, किसका शासन था, मुर्शीद अली खां का शासन शांतिपूर्वक चल रहा था। उसके बाद 1727 से 14 साल के लिए, यानी 1740 तक इसी के दामाद थे, दामाद मुर्शीद अली खां का दामाद, किसने शासन किया, शुजा ने। दामाद शुजा का शासन था, ठीक है। और शुजा के बाद जब शुजा की मृत्यु हुई तो इसका एक अयोग्य पुत्र था, मैं इसी में लिख देता हूँ, इसका एक अयोग्य पुत्र था जिसका नाम था फिरोज शाह। फिरोज शाह, तो फिरोज शाह जो था वह अयोग्य था, वो गद्दी पर बैठा कुछ महीने के लिए और इसको अपदस्थ कर दिया। किसने, अलीवर्दी खां ने। किसने, अलीवर्दी खां ने। 1740 में कौन आ गया, 1740 में ही कौन आ गया, अलीवर्दी खां। इसने इसका तख्ता पलट कर दिया और अलीवर्दी खां आ गया, ठीक है। और अलीवर्दी खां ने कब तक शासन किया, 1740 से 1756 तक, ठीक है। 1756 तक इसने शासन किया और ये सबके शासन में आंतरिक शांति थी, मतलब आंतरिक रूप से सभी लड़ते नहीं थे। बस अलीवर्दी खां आया था, उसको कुछ समस्या नहीं हुई आने में, आंतरिक शांति थी, आंतरिक शांति थी बंगाल में, आंतरिक शांति थी। और आंतरिक शांति के कारण जो है बंगाल काफ़ी समृद्ध हुआ, बहुत अधिक समृद्ध हुआ। कैसे, तो बंगाल में 1700 ईस्वी में जो संख्या थी, जनसंख्या, वह थी 15,000। 1700 ईस्वी में कितनी थी, 15,000, जबकि 1750 में वह संख्या पहुंच गई 1 लाख पे, ठीक है। ये तो जनसंख्या समृद्धि हुई। दूसरी समृद्धि क्या हुई, व्यापार। व्यापार में क्या समृद्धि हुई, तो व्यापार में जो है 6.5 लाख का व्यापार हुआ, 3.5 लाख का चांदी का व्यापार हुआ और 1.5 लाख का अन्य व्यापार, जो कि भारत में किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक था। सर्वाधिक व्यापार जो है बंगाल में हुआ, इतनी चीज़ों का व्यापार किया गया। सारे जो हैं चीज़ें नवाब के खजाने में आती थी, जो भी फायदा होता था। तो ये थी ब्रिटिश, जब सत्ता आई, ब्रिटिशों ने बंगाल पे आक्रमण किया, बंगाल को अपने वश में करने का प्रयास किया, उससे पहले की स्थिति। तो इसी को हम लोग जानते हैं बंगाल की पूर्व स्थिति। ये हो गया बंगाल की पूर्व स्थिति। अब चलिए दूसरा टर्म, सिराजुद्दौला अंग्रेज कैसे टकराएं, इस पे जो है हम लोग गौर करते हैं। देखिए 7 टर्म आप लोग याद रखेंगे तो बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा और नोट बनाने में आपको बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ
1756 की बात है, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां तो मर गया, उसके 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्री। ठीक है, तीनों पुत्री का नाम जानना आवश्यक नहीं है, 3 पुत्रियां थी। ठीक है, तीनों पुत्रियों में क्या होने लगा, सत्ता के लिए विवाद होने लगा। ठीक है, सिंहासन विवाद हो गया। सिंहासन विवाद किसमें, 3 पुत्रियों में। 3 पुत्रियों में जो है सिंहासन विवाद हो गया। सिंहासन विवाद होते होते जो है अंततः छोटी पुत्री का बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वह गद्दी पर बैठ गया। तो होता क्या है कि जब सबसे छोटे जो होते हैं घर में, उनको जब शासन में सत्ता मिल जाती है, तो जो सत्ता के रियल अधिकार थे, वास्तविक अधिकारी थे, उन लोगों में गुस्सा हो जाता है, वो लोग विरोधी बन सकते हैं। और ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे भी हुई। सभी जो है, कोई नहीं बनने देना चाहता था, उसने जो है क्या किया, सिराजुद्दौला के विरोधी हो गए। कौन कौन लोग विरोधी हो गए, तो इसकी तो मौसी ही थी, एक घसीटी बेगम, बड़ी मझली को तो फर्क नहीं पड़ता था, बीच वाली को, घसीटी बेगम। सेनापति मीर जाफर भी चाहता था कि उसको मिल जाए, वो सेनापति था वह। उसके बाद राय दुर्लभ, उसके बाद राजवल्लभ, सबके बारे में बताता हूं मैं। ये हो गए जगत सेठ, ये कुछ मुख्य लोग थे जो कि सिराजुद्दौला के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। घसीटी बेगम तो जान गए, मीर जाफर सेनापति था। राय दुर्लभ, राजवल्लभ राजपाट देखते थे, और इनका भी जो है ये अपना अधिकार मानते थे। उसका जगत सेठ एक व्यापारी था। ठीक है, जगत सेठ एक व्यापारी था, और यह पैसों का लेन देन करता था। इसने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया, तो ये भी जो है दुश्मन हो गया। तो ये सारे लोग थे। इसमें एक आप नाम जोड़ सकते हैं अमीन चंद का, अमीन चंद का। तो ये सब जो थे, अमीन चंद का हालांकि कुछ रोल नहीं था। ठीक है, ये सब जो है विरोधी हो गए। अब विरोधी हो गए, फिर भी सिराजुद्दौला को जो है इसने, और एक और था घसीटी बेगम का जो है भतीजा, जिसका नाम था सफदरजंग। इसका नाम क्या था, सफदरजंग। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सफदरजंग। अब सफदरजंग को भाई रहा नहीं गया, जवानी का खून, इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया कलकत्ता पे। सफदरजंग ने जो है कहाँ आक्रमण किया, कलकत्ता पे। और कलकत्ता पर केवल आक्रमण नहीं किया, उस पर अधिकार भी कर लिया। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि पुनः आक्रमण किया और शौकतगंज को हरा दिया। शौकतगंज को हराकर, शौकतजंग को, गंज में बोल रहा हूँ बार बार, शौकतजंग को हराकर क्या किया, कलकत्ता तथा पूर्णिया, जो सफदरजंग का एरिया था, इलाका था, उस पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार ही नहीं किया, ठीक है, सफदरगंज को बहुत बुरी तरीके से उसने हराया। सफदरजंग हार गया और सिराजुद्दौला का पुनः अधिकार हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कैसे अंग्रेजों से शत्रुता हुई ये देखते हैं। किस प्रकार अंग्रेज आए। अब अंग्रेज जानते थे कि कौन कौन उसके दुश्मन हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनसे संपर्क किया। अंग्रेजों ने जो था उनसे संपर्क किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने उनसे संपर्क किया। अब उसी समय जो है मुगल उससे बहुत ही खुश हुए। मुगलों को लगा कि सिराजुद्दौला जो है एक प्रबल दावेदार बन सकता है। तो उसी समय जैसे ही उसने सफदरजंग को हराया, उसको क्या मिली, बंगाल की सूबेदारी मिल गई। मतलब कि कह सकते हैं आप लोग लिखित आदेश भी मिल गया उसको। अभी तो पहले से था, सूबेदारी मिल गई भाई, पूरा बंगाल आप देखिए। ठीक है, अब ये इसमें जो है हम लोग दोनों चीज़ पढ़ेंगे, शत्रुता के कारण भी। अब अंग्रेजों से शत्रुता कहाँ से प्रारंभ हुई, उसको कि सिराजुद्दौला चाहता था कि बंगाल को जो है वह समृद्ध बनाए, काफ़ी समृद्ध प्रदेश बनाए, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज बस लूटना चाहते। तो अंग्रेज क्या करते थे,
अधिक मूल्य वसूलते थे। कोई भी चीज़ जब बेचते थे, खरीदते थे, अधिक मूल्य वसूलते थे। यह एक बहुत बड़ा कारण था उनसे शत्रुता का, बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने दूसरा कारण क्या किया, किलेबंदी। किलेबंदी शुरू कर दी, किसकी, कलकत्ता की। और केवल किलेबंदी नहीं की, बल्कि जो राजवल्लभ था उसका शत्रु, उसके पुत्र को शरण दे दिया। राजवल्लभ के पुत्र को उसी किले में जो है शरण दे दिया। अब सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। सिराजुद्दौला ने मना किया कि अधिक मूल्य मत वसूलिए, राज्य के नीति के खिलाफ मत जाइए। इस प्रकार जो है उसने हर तरह से जो है एक पत्र लिखकर अंग्रेजों को भेजा। अंग्रेजों ने जो है उसका कोई उत्तर नहीं दिया। अंग्रेजों को पत्र लिखा, लेकिन पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। ठीक है, जब कोई उत्तर नहीं आया तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सीधे तौर पे आक्रमण किया। आक्रमण ही किया था पहले, आक्रमण किया। आक्रमण में उसने क्या किया कि दिन था 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को जो है उसने क्या किया कि आक्रमण किया। आक्रमण करके क्या किया, कलकत्ता में किलेबंदी को बंद करवा दिया। किलेबंदी हो रही थी, उसको क्या किया, बंद करवा दिया। ठीक है, अंग्रेजों को जो है खदेड़ दिया। और इसी समय घटना हुई, इसी समय जो है एक घटना हुई जिसको हम लोग बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 में, जब एक 14 बाई 20 के कमरे में लगभग 150 से प्लस अंग्रेजों को जो है बंद करके रात भर छोड़ दिया गया। और जब सुबह खोला गया तो लगभग मैक्सिमम 1-2 बच गए थे और मैक्सिमम लोग जो थे उसमें मारे गए थे। तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज दब गए और सिराजुद्दौला उठ गया। यह बात पता चली मद्रास में बैठे एडमिरल वाटसन, क्या नाम था, एडमिरल वाटसन और क्लाइव को, कर्नल क्लाइव। ये दोनों जो थे उस समय मद्रास में थे। जब पता चली, इन्होंने क्या किया, एक बड़ी सेना भेजी, बहुत भारी सेना भेजी और खुद जो है लड़ाई का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का पलड़ा हल्का हो गया। सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी और अंत में जो है उसे क्या करना पड़ा, अलीनगर की संधि करनी पड़ी। क्या क्या चीज़ें थी, तो सभी जो है स्थिति पूर्वत हो गई। स्थिति पूर्वत मतलब जो अंग्रेज कर रहे हैं कीजिए। सिक्का ढालने का अधिकार दे दिया गया अंग्रेजों को। ठीक है, व्यापारिक छूट फिर से मिल गई। व्यापारिक छूट जो थी वह फिर से मिल गई। ठीक है, और भविष्य में जो है उन्होंने दोनों ने जो है निश्चय किया कि हम लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। यही अलीनगर की संधि थी। चूंकि अलीनगर की संधि एक अपमानजनक संधि थी सिराजुद्दौला के लिए, सिराजुद्दौला नहीं माना। उसने अपनी सेना को संगठित किया और समय जो है यहाँ पे अलीनगर की संधि रखने पड़ लिया। समय आ गया पलासी के युद्ध का, 23 जून 1757 का। देखिए इन 8 को हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एक नोट के बाद छोटा नोट्स तैयार कर सकते हैं आप लोग और आराम से पढ़ सकते हैं। समय आ गया 23 जून 1757। 23 जून 1757 का। इस समय एक तरफ था सिराजुद्दौला और एक तरफ थे अंग्रेज, दोनों में लड़ाई। सिराजुद्दौला के पास थी 50,000 की सेना, अंग्रेजों के पास थी 1500 की सेना। सोचिए कौन शक्तिशाली होता, सिराजुद्दौला। फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर जो कि सेनापति था उसने धोखा दिया। क्या किया? धोखा दिया और सेना के एक बड़े हिस्से ने क्या किया, 95%, 98% कहिए उसको, ने क्या किया, भाग नहीं लिया, पीछे हट गए। जब सिराजुद्दौला को यह बात पता चली तो सिराजुद्दौला क्या किया, सिराजुद्दौला ने मैदान छोड़ दिया
उसने कहा कि हारना तो तय है, इससे अच्छा हम लड़ाई ही नहीं करेंगे। उसने क्या किया, मैदान छोड़ दिया और मैदान छोड़ के वह भाग के जो है कहाँ आया, वह भाग के जो है मुर्शिदाबाद आया। भाग के कहाँ आया, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में कुछ दिन रहा, उसके बाद कहाँ आया, पटना में। और पटना में जो था, पटना में क्या हुआ, मीर जाफर का पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र था, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। उसने सिराजुद्दौला की क्या कर दी, हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की कहानी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला का था प्लासी के युद्ध तक। अब समय शुरू हुआ मीर जाफर का, क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दिया था। इसकी अंग्रेजों के साथ पहले से ही संधि थी कि भाई हम धोखा देंगे, हम आपका साथ देंगे, आप मुझे नवाब बना दीजिएगा। तो अब मीर जाफर को वादे के मुताबिक जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, क्योंकि कठपुतली नवाब था, अंग्रेजों ने बनाया है ना, तो अंग्रेज जो चाहेंगे वो करेंगे। अब मुगलों का ज़्यादा नहीं चलता था, मुगलों की इज्जत उस समय बहुत कम बची हुई थी। तो मीर जाफर के बनने के बाद क्या किया गया, कुछ चीज़ें कराई गई, जैसे 17,50,000 जो है हरजाना लिया गया, युद्ध के लिए हरजाना। उससे 24 परगने की जमीन ले ली गई व्यापार के लिए। 24 परगने की व्यापारिक जमीन पर जो है पूर्णतः कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो एक कठपुतली नवाब। अब इसमें क्या था कि और कई व्यापारिक छूट ले ली गई। अब इसमें क्या था, मीर जाफर का डचों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मीर जाफर का डचों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था, हम साठ गांठ रहती थी। अब अंग्रेजों को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई, अंग्रेजों की चिंता क्या थी कि डचों का प्रभाव बढ़ न जाए, डच प्रभाव जो है वह बढ़ न जाए भारत में, है ना। उन्होंने क्या किया, तैयारी शुरू कर दी मीर जाफर को हटाने की। इसी बीच में एक छोटी सी घटना हुई कि मीर जाफर का जो पोता था, मीर जाफर का जो पोता था उसके और मीर कासिम के बीच में क्या हो गया, युद्ध होने लगा। क्योंकि मीर जाफर बूढ़ा हो चला था, तो दोनों कहते थे कि हम लेंगे, हम लेंगे सिंहासन, ये कहता था हम लेंगे। मीर जाफर जाके मिला ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय थे, कौन थे, ब्रिटिश गवर्नर, माफ कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर कौन थे, वेंसीटाट, नाम सुना होगा आपने, वेंसीटाट। और वेंसीटाट से ये संधि की कि आप मुझे बंगाल का नवाब बनाइए, आप जैसे कहेंगे वैसे बंगाल चलेगा, छोड़िए मीर जाफर को। वेंसीटाट ने इसे भरोसा दिलाया मीर कासिम को कि ठीक है आपको नवाब बनाया जाएगा। तो मीर जाफर को हटा के जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब चूंकि मीर कासिम बन गया, मीर जाफर का चैप्टर खत्म हो गया। मीर जाफर क्यों, क्योंकि डचों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। तो अब मीर कासिम आया। मीर कासिम ने क्या किया, दो काम किए, दो इंपॉर्टेंट काम किए, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला काम किया, उसने अपने मनपसंद अधिकारियों को रखा, अंग्रेज अधिकारी को हटा के सभी महत्वपूर्ण पदों पर मनपसंद अधिकारियों की नियुक्ति की। दूसरी चीज क्या किया उसने, मुर्शिदाबाद में जो उसकी राजधानी थी वहां से स्थानांतरण करके कहाँ लाए, मुंगेर। तो ये प्रश्न आते हैं, मुर्शिदाबाद से मुंगेर की राजधानी किसने ट्रांसफर की थी, किसने स्थानांतरित की थी, मीर कासिम ने। दो काम कर दिया, अंग्रेज की नज़र में चढ़ गया। उसके बाद इसने क्या किया, अंग्रेजों अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाए। ठीक है, इसने क्या किया, बोला कि भाई अंग्रेज बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसने क्या किया, चुंगी की दर, चुंगी एक टैक्स होता था, व्यापारिक टैक्स, 9% बढ़ा दिया और वेंसीटाट को दे दिया। वेंसीटाट ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कलकत्ता परिषद, जो व्यापारिक परिषद थी, कलकत्ता परिषद में इसको क्या किया गया, नामंजूर कर दिया गया। अब चूंकि नवाब के आदेश को नामंजूर कर दिया गया, भाई ये कैसे हो गया। मीर कासिम ने क्या किया, कुछ नहीं कहा, इसने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को भी बराबर अधिकार दे दिया, भारतीय व्यापारी को भी बराबर अधिकार दे दिया। इससे अंग्रेजों को क्या लगा,
धक्का लगा, उन्हें बहुत ही अपमान, क्योंकि वो भारतीयों को कुछ नहीं देना चाहते थे, जो विशेषाधिकार है उनके पास रहे। तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत अपमान लगा और अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया। मीर कासिम पर आक्रमण ही नहीं किया, उससे सब कुछ छीन लिया और उसको बंगाल से निष्कासित कर दिया। अब मीर कासिम बेचारा करे तो क्या करे, शक्तियाँ अंग्रेज़ों के पास बहुत अधिक थी। मीर कासिम भाग के कहाँ चला आया, अवध। बंगाल पे जो है पूर्ण अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने, और पूर्ण अधिकार करने के बाद मुग़लों को कर देते रहे, लेकिन यहाँ पे मीर कासिम भाग के कहाँ आ गया, अवध। अब अवध के नवाब, मुग़ल शासक, उस समय तत्कालीन मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और खुद मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त सेना बनाई और बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो प्लासी और बक्सर के महत्व के बारे में जानेंगे और किस प्रकार जो है बंगाल को अंग्रेज़ों ने पूर्णतः अपने अधिकार में ले लिया, और बक्सर के युद्ध की हार के बाद कैसे जो है भारत गुलामी की और एक कदम आगे बढ़ गया, सबके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो इन सभी टॉपिक को आप याद रखिए और बस आराम से छोटा नोट्स तैयार कीजिए, आपका बंगाल विजय खत्म। बक्सर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बक्सर, उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके बाद सिख, कैसे पंजाब विलय किया गया, कैसे सिंध विजय किया गया, कैसे जो है नेपाल पे विजय किया गया। हर तरह के हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम की किताब से। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट देना ना भूलें, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।